किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भारत को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व छात्र सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिवराज सिंह चौहान की वैज्ञानिक समुदाय से भारतीय कृषि में क्रांति लाने की अपील। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया आगाज। कहा कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसीलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है वृक्षारोपण। कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर शुरू की है ये मुहिम। जीएसटी परिषद में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हुए कई अहम फैसले। किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स के पर केवल 12% की होगी जीएसटी। सभी तरह के डिब्बाबंद दूध पर जीएसटी की दर 18% से कम करके 12% किया गया। और दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कई राज्यों में भीषण गर्मी से मिली राहत। कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश तो कहीं मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैज्ञानिक समुदाय से अपील की है कि वे छोटे और सीमांत किसानों के हित में कार्य करें और भारतीय कृषि में क्रांति लाएं। नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान ARI के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लगभग 86% किसान स्मॉल मार्जिन फार्मर हैं। खेती का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे किसान 1 हेक्टेयर तक की खेती में भी अच्छी तरह से चला सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम मिलकर कोई ऐसा रोड मैप जिस पर चलकर न केवल भारतीय कृषि और किसान का कल्याण हो सके, बल्कि हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट बना दें, दुनिया को अन्न खिलाएं और एक्सपोर्ट भी करें। ऐसा रोड मैप बना लें जिस पर चलकर न केवल भारतीय कृषि और किसान का कल्याण हो सके, बल्कि भारत को हम फूड बास्केट बना दें दुनिया का, दुनिया को अन्न खिलाएं, एक्सपोर्ट करें। और आपका साथ मिला तो यह संभव नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान ने भारत को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और साथ ही कहा कि हमारे किसानों की आय बढ़ाने और बदलते परिदृश्य के लिए तकनीकी उन्नति को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कृषि नीति और शोध छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि के परिदृश्य को पूरी तरह से बदलना मेरी जिद है। मैं किसान और विज्ञान को जोड़ना चाहता हूं। किसानों को हमें विज्ञान से जोड़ना है और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन तथा मिशन कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसान का कल्याण करना है। को किसान को जोड़ना है विज्ञान से, वैज्ञानिक दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र भी बहुत उपयोगी, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन उससे किसान जुड़े ही नहीं है। कल मैंने कहा कृषि मंत्रियों से कि भैया MLA MP किसान जोड़ो कृषि विज्ञान केंद्र से। और ऐसे ही मैं कृषि मंत्रियों को रमेश जी अलग अलग बुला रहा हूं, राज्यों के, उनकी पूरी टीम के साथ, उनके साथ डिस्कशन करूंगा
कितने गैप्स कहाँ हैं, उनको कैसे भरा जा सकता है। इसलिए खेत किसान से लेके वैज्ञानिक तक अगर जुड़ जाए और ज्ञान सीधे किसान के खेत में पहुंच जाए तो चमत्कार किया जा सकता है और हम चमत्कार करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की राजधानी रांची में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया। प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से एक अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसीलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम वृक्षारोपण है। अभियान से जुड़ रही है एक पेड़ मां के नाम। मां की स्नेह, ममता और प्रेम अद्भुत होता है और पेड़ लगाना मतलब पर्यावरण बचाना। पेड़ लगाना मतलब अपने लिए सांसों का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना। पेड़ लगाना मतलब जीव और जंतुओं को नया जीवन देना। पक्षी, जीव, जंतु एक वयस्क पेड़ पर लाखों जीव जंतु अपना आश्रय पाते हैं और हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए कितने चिंतित है। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। और मां की स्मृति में वृक्ष लगे जो दूसरों को जीवन दे। मां के नाम पेड़ लगे जो दूसरों को जीवन दे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज ये अभियान पर्यावरण बचाने के लिए हम सब ने प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश ने प्रारंभ किया। जीएसटी परिषद में आम करदाताओं और किसानों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले हुए हैं। किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकल्स और फायर स्प्रिंकल्स पर केवल 12% की जीएसटी होगी, जबकि सभी तरह के डिब्बाबंद दूध पर जीएसटी का दर 18% से कम करके 12% किया गया है। और ब्यौरा जान लेते हैं अजय मिश्र की हमारी ये खास रिपोर्ट में। राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वेटिंग रूम जैसी रेलवे की कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर जीएसटी में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बा बंद दूध पर जीएसटी की दर को 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के पेपर कार्टन पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर जीएसटी दर 18% से कम होकर 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर अब 12% की जीएसटी दर होगी। Services railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक जीएसटी अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे नया जीएसटीआर 1A फॉर्म में नई जानकारियां देने का विकल्प होगा। 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को सालाना रिटर्न जीएसटीआर 9 या 9A भरने से छूट दी गई है। फेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में जल्दी ही बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। हाल ही में 44,000 करोड़ रुपए के आईटीसी धोखाधड़ी का मामला सरकार के संज्ञान में आया था।
I want to be clear on this. Our intention is to make it easier, simpler, less cumbersome. And sooner that we talk of more and more ease of doing business, we'll follow that. And that is proven by this data, that as of 31st December 23, only 1.96% of these assessees have been sent a notice. बड़ी तादाद में जीएसटी नोटिसेस भेजने पर वित्त मंत्री ने सफाई दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने केवल 2% से भी कम टैक्स पेयर्स को ही नोटिस भेजा, जिनकी संख्या 1,14,000 के करीब है। ऑनलाइन में जो वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक हो रही है, होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है, उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूँ, इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स ऑल पेपर वर्क इज डन एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है नया कंपनियों का। वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि केंद्र सरकार शुरू से ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सभी राज्यों को मिलकर लेना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दरों में विसंगति को दूर करने के लिए बनी मंत्रियों के समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसटी दरों पर इस समूह की सिफारिशों पर परिषद की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। राज्यों में चुनाव के बाद अब जीएसटी परिषद में 11 नए वित्त मंत्री इस 53वीं बैठक का हिस्सा बने। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने के कुल लक्ष्य में से बफर स्टॉक के लिए इस साल अब तक लगभग 71,000 टन प्याज की खरीदारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारी ने बताया है कि रबी उत्पादन में करीब 20% की गिरावट के बावजूद इस साल मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज खरीद की गति काफी हद तक पिछले साल के बराबर है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 20 जून तक केंद्र ने 70,987 टन प्याज की खरीद की है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 74,071 टन प्याज की खरीद की गई थी। अधिकारी ने बताया है कि सरकार मूल्य स्थिरीकरण के लिए 5 लाख टन की खरीदारी के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार बफर स्टॉक से प्याज को रोकने या जारी करने का विकल्प अपनाएगी। मार्च में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्याज उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे। आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन रहने की उम्मीद है। बांग्लादेश के मामलों में भारत के कपास की बढ़ती मांग के कारण कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI को उम्मीद है कि कपास का शिपमेंट लगभग 26 लाख गांठ तक पहुंच जाएगा, जो पिछले सीजन में 15.5 लाख गांठ से 67.7% अधिक है। भारत से लगभग हर महीने 1 से 1.5 लाख गांठ बांग्लादेश को निर्यात किया जाता रहा है। सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश को 5 दिनों में कॉटन मिल जाता है और इससे भारत के कॉटन निर्यात में वृद्धि हो रही है। दिल्ली NCR समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी से राहत मिली है। कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है तो कहीं मानसून ने दस्तक दे दी है। आज मानसून यूपी के पूर्वी हिस्सों में दस्तक देगा और इसके अलावा बिहार के ज्यादातर हिस्सों को भी मानसून कवर कर सकता है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके बाद तापमान कम हो गया और लोगों को कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी के आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में बूंदाबांदी की भी संभावना है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
वहीं मुंबई में मानसून थोड़ा थमने के बाद अब फिर से सक्रिय हो गया है। शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ महीनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। वहीं बारिश के बाद मुंबई में मौसम भी काफी सुहावना हो गया। बात करें असम की, तो असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से राहत के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी जिलों के 1027 गांव में 2,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और इससे ज्यादातर प्रभावित लोगों की संख्या करीमगंज में करीब 1,40,000 है। नवीनतम बाढ़ बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को असम के बारपेटा और बजाली में बाढ़ से 2 लोगों की जान चली गई, जिसके साथ ही राज्य भर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 29 तक पहुंच गई है। फिलहाल कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर का मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 21 जून को चने का भाव था 6,265 रुपए, जो कि 22 जून को 25 रुपए लुढ़क कर 6,240 रुपए क्विंटल रह गया। चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 21 जून को चने का भाव 6,670 रुपए था। 22 जून को इसमें 370 रुपए की सुस्ती आई और भाव 6,300 रुपए हो गया। राज्य की विजयनगर मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जून को चने का भाव 6,550 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ चने के सौदे में बढ़त देखने को मिली। 21 जून को चने का भाव रहा 6,350 रुपए, जो 22 जून को 20 रुपए चढ़कर 6,370 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं पैदावार की बात करें तो इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 122,67,000 टन रही थी। इस स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो चरामा, लखनपुरी और फैजाबाद मंडी में धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कोटा और हुजूर नगर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुई। एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 21 जून को धान का भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 22 जून को 50 रुपए बढ़कर 2,150 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही मंडी में 22 जून को धान का भाव 50 रुपए उछलकर 2,100 रुपए से 2,150 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी 30 जून को धान का भाव रहा 3,300 रुपए। 22 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,300 रुपए पर बना रहा। तेलंगाना की हुजूर नगर मंडी 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे और यहां 21 और 22 जून को धान 2,203 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 21 जून को धान का भाव था 2,200 रुपए, 22 जून को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 2,210 रुपए पर हुए। स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238,15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119,40,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357,55,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान इस समय सोयाबीन और मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। मालवा के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। इसके साथ ही यहां ब्रॉड बेड फरो या रिज प्रणाली से सोयाबीन की बुवाई करें। मालवा के पठारी इलाके में ही किसान अगेती फूलगोभी की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। जाबुआ के पहाड़ी इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी को कीटों से बचाएं। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई करें। यहीं मॉनसून के आगमन के बाद अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और उन्नत किस्मों का चयन करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में समय समय पर मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई करते रहें। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए रिज एंड फरो पद्धति को अपनाएं। इसके साथ ही यहां इस सप्ताह अरहर की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों में निराई गुड़ाई के अलावा जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं वर्षा ऋतु की सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं बस्तर के पठारी इलाके में कोदो, कुटकी, रागी और सांवा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ के सिंचित क्षेत्रों में धान की नर्सरी तैयार करें। बस्तर के पठारी इलाके में ही गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ गन्ने की सिंचाई करें। यहीं टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन, कद्दू, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार मिर्च, भिंडी, बैंगन, लोबिया, खीरा, कद्दू, करेला और फूल गोभी की समय से तुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। संदिग्ध आतंकी बॉर्डर पार से घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। एक युवक की शिकायत पर सूरज रेवन्ना के खिलाफ हॉलन रसीपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देशवासियों को न्याय प्रदान करने के लिए नई भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कई अनावश्यक कानून अस्तित्व में थे, जिन्हें खत्म कर दिया गया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग LEX को लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बलिदान दिवस के तौर पर मना रही है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण अभियान की भी शुरुआत की।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। जौनपुर से दिल्ली जा रही सवारियों से खचाखच भरी बस एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और कुछ की हालत नाजुक है। दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं की लत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने नशा मुक्त अभियान पखवाड़े के दौरान इंडिया गेट पर एक वॉकथन का आयोजन किया। अभिनेता रणविजय सिंह ने कहा कि हम दुनिया में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी वजह हमारे युवा हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उप महानिदेशक नीरज कुमार गुप्ता की उपस्थिति में नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। कालका शिमला रेल सेक्शन के ब्रिज नंबर 800 के नीचे मिट्टी दरकने से दरार आ गई है। यह हादसा मलबा और पत्थर खिसकने की वजह से हुआ है और इसके लिए रेल ब्रिज का संतुलन बिगड़ गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो तुम लोग, तुम्हें भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। तूने हमारा मुकुंद चीचू। कामिनी का फोन अश्विनी अंकल के आउट हाउस में ट्रेस हुआ है। क्या? अश्विनी को अपना बाप मानने लगी है। अपना ही परिवार के दुश्मनों के साथ मिल गया। तुमने सबूत मिटा दिया, इसके लिए हम शांत हैं। एक दिन हम ही तुमको पकड़वाएगा। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 22 साल का लड़का नौजवान आपकी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। पहला गुमा सर, હું ઘણી કોશિશ કરું कि बापू सा के नक्शे कदम पर चल सके। जोधपुर की प्रजा घनी उम्मीदें रखे आपसे। उनके सुख दुख की जिम्मेदारी अब तुम्हारे माथों है। हिंदुस्तान अमर रहे। हमें विरोध प्रदर्शन करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। अहिंसा इंसानों पर काम आती है, उन हैवानों पर नहीं। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। सरदार द गेम चेंजर, हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।